हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, मैं रितेश आपका अपने यूट्यूब चैनल दुर्गेश क्लासेस 3.2 में स्वागत करते हैं। जैसे कि दोस्तों हम लोग आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के विभिन्न टॉपिक के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा कि उत्तर प्रदेश में हम लोग कौन कौन से टॉपिक में पढ़ते हैं जो कि हमारा प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। और ये जो उत्तर प्रदेश सरकार जो परीक्षा कराती है वो उसके अंतर्गत ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अंतर्गत बात कर लेंगे इसी के अंदर जैसे कि UPSI हो गया, RO हो गया, ARO हो गया, उसके बाद से UP SSC हो गया, फिर से ऐसा UP लेखपाल हो गया, BDO हो गया, कानूनगो हो गया। इस सारी तमाम चीज़ें जो कि यूपी से संबंधित जो कि एग्ज़ाम है उस पर ये सब एग्ज़ाम यूपी से संबंधित जो एग्ज़ाम है उस पर यह सब ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है। तो चलते हैं दोस्तों, जैसे कि बात कर लेकर एक टॉपिक को हम लोग अच्छे से बात करने वाले हैं। जैसे कि देखिए उत्तर प्रदेश का मेन टॉपिक लगा हुआ है और उत्तर प्रदेश में हेडिंग लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश में कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो उसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करें। जैसे कि उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग पहले सामान्य ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, सामान्य ज्ञान उसका परिचय पढ़ेंगे, समान परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद से जनसंख्या पढ़ेंगे, इसी के बाद से भौतिक संरचना एवं जलवायु के बारे में बात करेंगे, फिर से नदी तंत्र के बारे में बात कर लेंगे, फिर से बहुउद्देशीय परियोजना की बात कर लेंगे, फिर से खनिज संसाधन की बात कर लेंगे, फिर से ऊर्जा संसाधन की बात करेंगे, फिर से वन्य जीव अभ्यारण्य की बात कर लेंगे, फिर से प्रमुख उत्पादक की बात कर लें, फिर से 9 नंबर पे कला एवं संस्कृति की बात करेंगे, फिर से प्रमुख स्थल की बात करेंगे, फिर से प्रमुख व्यक्ति की बात करेंगे, प्रमुख शैक्षणिक संस्था की बात करेंगे, संस्थान की बात कर लेंगे, उसके बाद से शिक्षा साहित्य एवं पत्र पत्रिकाओं की बात करेंगे, उसके बाद से कृषि एवं मृदा की बात करेंगे, 15 नंबर पर जनजाति की बात करेंगे और फिर से 16 नंबर पे कल्याणकारी योजनाओं के बारे में। तो जैसे कि दोस्तों आपको जैसे ये दिख रहा होगा टॉपिक कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा टॉपिक हम लोग कवर करने वाले। तो चलते हैं, आज पहला एक टॉपिक पकड़ते हैं, सामान्य परिचय और जनसंख्या के बारे में बात करते हैं। जैसे कि दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं सामान्य परिचय के बारे में बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक पकड़ते हैं सामान्य परिचय हम जनसंख्या की बात करें। तो पहले तो बात करें दोस्तों कि प्राचीन काल से ही जो उत्तर प्रदेश का जो अस्तित्व रहा है वो धर्म के संबंध में एक अनोखा ही उदाहरण प्रस्तुत करता है। दोस्तों कहने का मीन्स ये है कि उत्तर प्रदेश में है कि प्राचीन काल से ही कि धर्मों के लेकर जैसे कि बौद्ध धर्म हो गया, फिर से जैन धर्म हो गया और इन सब जैन धर्म हो गया, फिर से बाकी जो भी धर्म है इन सब के बारे में ही प्राचीन काल से ही इसके अस्तित्व में बना हुआ है। और जैसे ये भी दोस्तों बात करें कि कि जो हमारे जैसे पूरा पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया, तो इन जगहों पे भी विभिन्न स्थल पे ही इन पूरा पाषाण काल के और मध्य पाषाण काल के भी साक्ष्य मिले हैं। जैसे कि पहला टॉपिक पहले हम बात करने वाले हैं कि पूरा पाषाण काल। दोस्तों इस काल में उत्तर प्रदेश में बहुत जगह स्थान है। उत्तर प्रदेश में कुछ स्थान है जहाँ की इसका साक्ष्य मिले हैं। उत्तर प्रदेश काल मतलब पूरा पाषाण काल के साक्ष्य की बात कर लेंगे। उत्तर प्रदेश पूरा पाषाण काल के साक्ष्य, तो पहले नंबर पे आता है प्रयागराज, जिसमें जहाँ साक्ष्य मिला है वो स्थान है वेलन नदी घाटी। और इस साक्ष्य के बारे में किसने पता लगाया था, तो वो थे प्रोफेसर GR शर्मा थे। इन्होंने ये पता लगाया कि उत्तर प्रदेश के जो वेलन घाटी का जो क्षेत्र है वहाँ पे पूरा पाषाण काल का कुछ साक्ष्य उपस्थित हैं। उसके बाद से एक और स्थान आता है जिसका नाम है सोनभद्र जिला। बात करेंगे सोनभद्र का जिला है, सोनभद्र जिला, जिसमें सोनभद्र जिले में
ये सिगरौली का स्थान है दोस्तों, जहाँ पे कि पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं, पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले थे। जैसे कि पूरा पाषाण काल के पूरा पाषाण काल के साक्ष्य जो है कि प्रयागराज और सोनभद्र में दो जिले में मिले हैं। उसके बाद से अगला मध्य पाषाण काल की बात करेंगे। मध्य पाषाण काल की बात करें कि किन किन जिलों में मध्य पाषाण काल का साक्ष्य मिला है। तो जैसे दोस्तों बात करें कि पहले ये तो बात हो गया कि पूरा पाषाण काल, दूसरा हेडिंग है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल दोस्तों, मध्य पाषाण काल की बात करेंगे तो पहला है, इसमें पहला कौन सा जिला आ जाएगा? पहला आ जाएगा मिर्ज़ापुर। दोस्तों मिर्ज़ापुर में बहुत जगह ऐसा स्थान है जहाँ पे कि पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के दोनों साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद से दूसरे नंबर पे आता है प्रयागराज। तीसरे नंबर पे आता है प्रतापगढ़ भी जो है कि प्रतापगढ़ का जो सराय नहर वाला क्षेत्र है, सराय नहर वाला जो क्षेत्र है कि वहाँ पे जो कि मध्य पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद से अगला आ जाता है, चौथे नंबर पर आता है सोनभद्र। हाँ जी दोस्तों, ठीक सुना, सोनभद्र। हाँ देखिए, सोनभद्र में भी क्या है कि मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिले दोस्तों। जैसे कि प्राचीन काल और मध्य पाषाण काल से पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के कुछ ऐसे स्थान है जहाँ की साक्ष्य कुछ मिले हैं। अब इसमें से एक क्वेश्चन बनता है कि यूपी के कौन कौन से स्थान हैं जहाँ पर पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्राप्त हुआ है दोस्तों। ये कई बार एग्जाम में ये पूछ चुका है प्रश्न। तो अब ये दो चीज़ हो जाए, उसमें से पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में दो ही जिला हैं जो कि दोनों जगह पे पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। तो वो दो जिला पहला हो जाएगा प्रयागराज और दूसरा जो दूसरा हो जाएगा वो सोनभद्र। पहला प्रयागराज और दूसरा सोनभद्र। अब दोस्तों बात करते हैं दोस्तों, इसी काल में मध्य पाषाण काल में ही कृषि प्रारंभ हुई थी। इसी काल में ही कृषि प्रारंभ हुई थी। मध्य पाषाण काल में ही कृषि का प्रारंभ हुआ था। पहला पॉइंट बना के लिखेंगे कि कृषि का प्रारंभ कृषि का प्रारंभ हुआ था। दूसरा पॉइंट करेंगे कि संपूर्ण भारत महाद्वीप की बात करें, संपूर्ण भारत महाद्वीप की बात करके प्राचीनतम कृषि क्षेत्र का साक्ष्य जो मिला है, साक्ष्य जो मिला है लहुरा देवा स्थान है, यहाँ से साक्ष्य मिला। ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित है।
जैसे कृषि, इसी काल में जो मध्यकाल कृषि के प्रारंभ हुई थी, कृषि प्रारंभ हुई थी। और उसके बाद से दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि प्राचीन मतलब पूरा भारत में, संपूर्ण भारत में संपूर्ण भारत में संपूर्ण प्राचीनतम जो कृषि का क्षेत्र का साक्ष्य मिला है लोहरा देव संत कबीर नगर जिले में स्थित है। मतलब संत कबीर लोहरा देवा स्थान है जहाँ की सबसे पहले कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य मिला है। और यह स्थान कहाँ है कि संत कबीर नगर जिले में स्थित है। उसके बाद से बात करेंगे अगले बिंदु की बात करेंगे, अगले पॉइंट का, कि जो चावल का साक्ष्य मिला है, चावल का साक्ष्य मिला है वो मिला है, चावल का जो साक्ष्य मिला है वो मिला है प्रयागराज कोल्डीहवा स्थान है कि प्रयागराज चावल का साक्ष्य जो मिला प्रयागराज कोल्डीहवा स्थान से प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों, अब इतना तो बात हो गया। अब अगला हेडिंग लगाते हैं ताम्र कास युगीन साक्ष्य। दोस्तों आपको बता दें कि जो हड़प्पा सभ्यता वाला, जो सिंधु सभ्यता जो था, जो सिंधु सभ्यता था, जो सिंधु सभ्यता वाला क्षेत्र है उसी का नाम है ताम्रकासी युगीन, उसी के नाम से जाना जाता है। जैसे कि इसमें क्या है कि तांबा प्लस कांस्य को मिलाकर जो बना तो उसे ताम्रकासीन युग के नाम से भी जानते हैं। और इसमें इन जगहों में भी कुछ पूरा पाषाण काल के भी साक्ष्य मिले हैं। पहला आ जाता है मेरठ में एक जगह आलमगीरपुर यहाँ पे मिला। दूसरे नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आ जाता है सहारनपुर। और तीसरे नंबर पे जो आता है वो आता है मुजफ्फरपुर। तो देखा दोस्तों, जैसे कि मेरठ हो गया, मेरठ आलमगीरपुर हो गया, फिर सहारनपुर हो गया, फिर मुजफ्फरपुर। इन 3 जगहों पे है ताम्रकासी युगीन का साक्ष्य मिला है। और बात करेंगे वैदिक युगीन साक्ष्य। वैदिक युगीन साक्ष्य की बात करें तो वैदिक युगीन साक्ष्य में कौन सा युग की बात करें तो हम लोग बात करने वाले हैं, स्रोत कौन सा युग का रहेगा, हम युग बात करने वाले ऋग वैदिक काल की बात करेंगे। ऋग वैदिक काल की बात करने वाले हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड है, जो काल है इसका 1500 ईसा पूर्व से लेकर 750 ईसा पूर्व के लगभग जो है कि ये वैदिक युग का मतलब प्रारंभ होता है। वैदिक युग का ये काल है, वैदिक युग का प्रारंभ होता है। और इसी युग में और इसी युग में हम लोग बात कर रहे हैं। इस युग में यह प्रदेश इस युग में यह प्रदेश मध्य प्रदेश यानी कि
एमपी के एमपी के ब्रह्मर्षि देश की तरह ही ब्रह्मर्षि देश के रूप में ही जाना जाता है, ब्रह्मर्षि देश के रूप में जाना जाता है, जाना जाता है। और इसमें पहला दूसरा पॉइंट करेंगे कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जैन धर्म प्लस बौद्ध धर्म का धर्म चक्र परिवर्तन जो है, धर्म चक्र परिवर्तन जो है कि उत्तर प्रदेश के जो सारनाथ क्षेत्र है, सारनाथ का जो क्षेत्र है, मृगदाव, इसके पहले मृगदाव के नाम से जाना जाता था, से प्रारंभ हुई। वो प्रारंभ हुआ। उसके बाद इसी क्रम में हम बात करेंगे, अगले पॉइंट की बात करेंगे कि जो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण था, महापरिनिर्वाण जो कि उत्तर प्रदेश के कुशीनारा के क्षेत्र में हुआ था, कुशीनारा के क्षेत्र में हुआ था, जो कि वर्तमान में कुशीनगर के नाम से जाना जाता है, कुशीनगर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जैसे कि इतने चीज़ों की बात कर चुके कि हम लोग कौन से पूरा पाषाण काल की बात किए थे, मध्य पाषाण काल की बात कर चुके हैं और मध्य पाषाण काल की बात कर चुके और ताम्रकाश युगीन साक्ष्य की बात कर चुके, फिर से वैदिक युगीन साक्ष्य की बात कर चुके। अब दोस्तों बात करने वाले हैं कि जो 16 महाजनपद थे, अब दोस्तों बात करते हैं कि जो प्राचीन काल में जो 16 महाजनपद पॉइंट किए गए थे, उसमें से 8 महाजनपदों का संबंध जो है कि उत्तर प्रदेश से रहा है। जो 16 महाजनपद पॉइंट किए गए, उसमें से 8 राज्यों का जो संबंध है उत्तर प्रदेश रहा है। तो जिसे क्रमवाइज हम लिख लेंगे कि 8 जनपद का संबंध यूपी से रहा है, यानी कि उत्तर प्रदेश रहा है। तो पहले लिखेंगे राज्य, फिर से राजधानी और वर्तमान क्षेत्र, तो पहला राज्य के बाद पहला आएगा पंचाल, जिसका राजधानी अहिच्छत्र। पंचाल की राजधानी क्या होगी? अहिच्छत्र, जो कि वर्तमान में कहाँ है? बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद। और दूसरा राज्य की बात करेंगे कुरु, दूसरा राज्य की बात करें कुरु, जिसका राजधानी क्या हो जाएगा? इंद्रप्रस्थ। और वर्तमान में कहाँ आ जाएगा? प्रस्थ। और वर्तमान में कहाँ आ जाएगा? मेरठ। ठीक। और तीसरे नंबर पे बात करने वाले हैं, हम लोग काशी, जिसका राजधानी कहा जाएगा? वाराणसी। वर्तमान में कहाँ? वर्तमान में क्या है? वाराणसी।
वाराणसी। और फिर इसी क्रम में अगला बात करेंगे कौशल। अगला राज्य की बात करेंगे कौशल, जिसकी राजधानी क्या है? श्रावस्ती। जिसकी राजधानी क्या है? श्रावस्ती, जो कि वर्तमान में कौन सा क्षेत्र है? अवध। अवध यानी कि अयोध्या, अयोध्या वाला क्षेत्र है। फिर 5 नंबर पे बात करने वाले हैं वत्स। वत्स जो कि राज्य क्या है? वत्स, जो कि वर्तमान, जिसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। कौशाम्बी, जो कि वर्तमान में क्या है? कौशाम्बी और प्रयागराज। ठीक। फिर अगला बात करेंगे 6 नंबर वाले पे सूरसेन। सेन, जिसका सूरसेन, जो कि राजधानी क्या है? मेरठ। नहीं, मेरठ नहीं, मथुरा, सॉरी मथुरा। वर्तमान में क्या हो जाएगा? मथुरा। फिर अगले 7 नंबर पे बात करेंगे चेरी। चेरी, जिसकी राजधानी क्या हो जाएगी? सुक्ति। सुक्ति। और वर्तमान में क्या हो जाएगा? बांदा। बांदा वाला। और 8वें नंबर पे बात करने वाले हम मल। मल, जिसकी राजधानी क्या हो जाए? कुशीनारा। कुशीनारा, या इसी को पावा बोलते हैं, कुशीनारा या पावा एक ही है। उसके बाद से वर्तमान में क्या हो जाएगा? वर्तमान में क्या हो जाएगा? वर्तमान में क्या हो जाएगा? कुशीनगर। कुशीनगर। तो देखा जैसे दोस्तों हम लोग 8 महाजनपदों के संबंध में बात किए थे, जिसका कि पंचाल हो गया, जिसके राज्य राजधानी और वर्तमान में कहाँ पे स्थित है, मैंने उन सब के बारे में बात किया। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश किस तरीके से, उत्तर प्रदेश का नाम कैसे उत्तर प्रदेश पड़ा और किस तरीके से ये अस्तित्व में आया था। तो पॉइंट वाइज करके लिखेंगे। पहले पॉइंट लिखेंगे हम कि उत्तर प्रदेश की आधुनिक सत्ता की, यूपी की आधुनिक सत्ता की जो बात करें, आधुनिक सत्ता की बात करें, तो ये जो है कि पॉइंट वाइज करके लिख रहे हैं हम लोग कि ये क्या है कि 1504 ईस्वी में एक शासक हुए थे जिनका नाम था सिकंदर। सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी, इन्होंने एक नगर बसाया था। इन्होंने एक नगर बसाया, एक नगर बनाया जिसका नाम था आगरा। आगरा नगर बसाया था इन्होंने, एक आगरा नगर बसाया था। उसके बाद से 1505 ईस्वी में इसे आगरा की राजधानी जो है कि दिल्ली, 1505 में आगरा की राजधानी दिल्ली सल्तनत दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। यहाँ से राजधानी, इसकी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। उसके बाद से ये जो इसकी जो आधुनिक सत्ता की शुरुआत हुई है वो मुगल काल में ही हुआ है। मुगल काल में हुआ है। तो 1561 में मुगल काल में, 1561 में, 1571 ईस्वी में
1571 ईस्वी में मुगल काल में शुरू हुआ। अब 1571 ईस्वी में अकबर ने आगरा नगर को तोड़कर दूसरा एक नाम बताया, जिसके फतेहपुर सीकरी नगर बसाया। फतेहपुर नगरी सीकरी नगर बसाया। ठीक है, अब अगले टॉपिक में बात करेंगे। अगला पॉइंट लिखेंगे हम लोग। अगला पॉइंट 1648 ईस्वी में शाहजहां ने आगरा की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया। जैसे कि दोस्तों इसी क्रम में हम लोग अगला पॉइंट बात करने वाले कि 1648 में शाहजहां ने आगरा की राजधानी जो है कि दिल्ली स्थानांतरित किया। दोस्तों जैसे कि उत्तर प्रदेश के आधुनिक शुरुआत की बात करें तो ब्रिटिश काल में ही शुरू हो गई थी। उस ब्रिटिश काल में शुरुआत हो गई। उसके बाद से 1835 ईस्वी में नहीं 1836 ईस्वी में इसे उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिम प्रांत नाम दिया गया। ये उत्तर पश्चिम प्रांत नाम दिया गया। और इसका केंद्र किसको माना गया? आगरा को केंद्र माना गया। उसके पश्चात 1856 में डलहौजी अवध की क्षेत्र जो था, अवध का क्षेत्र वाला क्षेत्र को शामिल कर लिए। ठीक, अवध जो डलहौजी थे अवध के क्षेत्र को क्या कर लिए? शामिल कर लिए। उसके बाद से क्या हुआ कि 1857 की जो क्रांति थी, इसमें बहुत बड़ा बदलाव ये हुआ कि जो उत्तर पश्चिम प्रांत था, उत्तर पश्चिम प्रांत जो था वो क्या गया? अलग कर दिया गया, दिल्ली से अलग कर दिया गया।
दिल्ली से अलग कर दिया गया, दिल्ली से अलग कर दिया गया। उसके बाद से 1858 ईस्वी में, अगले पेज, अगले मिटा देते इसको मिटाने के बाद से लिखते हैं 1858 ईस्वी को आगरा की राजधानी प्रयागराज इलाहाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया, यानी कि 1858 ईस्वी में आगरा की राजधानी प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद राजधानी स्थानांतरित कर दिए गए। ठीक है ना, यहाँ से